दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है ना? तो सिर्फ डायबिटीज़ ना हार्ट अटैक ना ब्लड प्रेशर, एक और बेकार सा रोग है जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। दिमाग का अत्याचार, दिमाग की लगातार बक बक जिससे तुम कभी छुटकारा नहीं पाते। रात को बिस्तर पर लेटे हो तो शरीर थक कर सो जाना चाहता है, लेकिन दिमाग राजी नहीं होता। वो कहानियां बनाता रहता है। कल क्या होगा, कल उन्होंने क्या कहा था, उस दिन मैंने क्या गलती की थी, मैं काफ़ी हूँ या नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। और तुम बेचारे इस सब के बीच पिस जाते हो। इसका लगा भी चुका। एक बार घटना जीवन में होती है, उसके बाद वो तुम्हारे दिमाग के थिएटर में बार बार रिपीट होती रहती है। तेरा बॉडी एक ही दर्द को बार बार महसूस करता है, एक ही बेइज्जती बार बार झेलता है, एक ही रिजेक्शन को बार बार चबाता रहता है। और फिर कहते हो मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। दोस्तों, ये सब कुछ अधिकतर सोच का ओवरलोड है। दिमाग एक छोटा सा डिवाइस था, उस पर तुमने पूरी दुनिया का बोझ डाल दिया। ओवर थिंकिंग इसलिए भी होता है क्योंकि तुमने दिमाग को मालिक बना दिया है। दिमाग सेवक था, उसे मास्टर बना दिया है। दिमाग का काम था हिसाब किताब करना, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, योजना बनाना। लेकिन तुमने उससे अपनी जिंदगी का ड्राइवर सीट दे दिया। अब ड्राइवर तुम नहीं हो, तुम सिर्फ पीछे बैठे डर रहे हो। गाड़ी कहीं भी टकरा सकती है। तेरा स्टीयरिंग व्हील पर हाथ ही नहीं। दिमाग हमेशा दो जगह जीता है, या तो वो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर की कहानियां लिखता रहता है। पास्ट में पछतावा है, फ्यूचर में डर है। दोनों झूठ है। पास्ट जा चुका, फ्यूचर आया ही नहीं। एक ही चीज सच है जो अभी है, ये पल, ये सांस, ये धड़कन। लेकिन ओवर थिंकिंग का आदमी अभी में रह ही नहीं सकता। उसे अभी से डर लगता है, क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं चल रही, कोई ड्रामा नहीं है। अभी सिर्फ शांति है। और तुम शांति के आदित से भी अनजान हो चुके हो। तुम्हें तो शोर चाहिए, अंदर भी बाहर भी। सोचो, जब तुम खाना खा रहे होते हो तो क्या सिर्फ खा रहे होते हो? नहीं, तुम मोबाइल देख रहे होते हो, किसी की रील, किसी की स्टोरी, कोई न्यूज़। तेरा दिमाग किसी तीसरे जगह में घूम रहा होता है। पेट में रोटी जा रही होती है, लेकिन जीने का अनुभव कहीं और ही भाग चुका होता है। जब तुम चल रहे होते हो तो तुम फ्यूचर का प्लान बना रहे होते हो। जब तुम नहा रहे होते हो तो तुम किसी पुरानी बात पर गुस्सा कर रहे होते हो। हर काम के साथ एक एक्स्ट्रा लोड लगा हुआ है सोच का। इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओशो कहते, अगर तुम सिर्फ इतना कर लो कि जो कर रहे हो पूरी जागरूकता से करो तो तुम्हारी आधी पागलपन की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें ओवर थिंकिंग से एक अजीब सा लगाव है। तुम सोचना छोड़ दोगे तो तुम्हें लगेगा मैं इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ये दर्द, ये टेंशन तुम्हारी पहचान बन चुके हैं। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूँ, जैसे कोई मेडल हो। ओवर थिंकिंग तुम्हारी ईगो को एक सब्टल सा सुख देती है। लगता है मैं कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि तुम असल में कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ गोल गोल घूम रहे हो। दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हाथ एक इंस्ट्रूमेंट है। तुम दिन भर हाथ हिलाओगे बिना रीजन के तो कुछ दिन में हाथ दुखने लगेंगे, ओवर यूज हो जाएगा। वैसे ही तुमने दिमाग का ओवर यूज कर दिया है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन हर वक्त सोचना पॉइजनिंग है। जैसे पानी अच्छा है, लेकिन अगर तुम एक सांस में पूरा तालाब पीने की कोशिश करो तो मर जाओगे। विचार पानी की तरह है, जरूरत भर एनाफ है, ज्यादा भरोगे डूब जाओगे। ओवर थिंकिंग का एक और रूट है कंट्रोल का जुनून। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कल क्या होगा पहले से पता चल जाए, कोई तुम्हें छोड़कर कभी ना जाए, कोई तुम्हारी निंदा ना करे, कोई तुमसे नाराज ना हो, तुम कभी फेल ना हो। लेकिन जीवन की मूल प्रवृत्ति ही यह है कि वही होता है जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। इसलिए तुम्हारा दिमाग हर पल का ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करता है और हर पल थक जाता है। तुम खुद ध्यान से देखना, ओवर थिंकिंग हमेशा कुछ न कुछ डर के साथ जुड़ी होती है। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो वो क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं उससे मैसेज करूं तो वो रिप्लाई करेगी या नहीं? अगर मैं जॉब बदलूं तो सिक्योरिटी रहेगी या नहीं? दिमाग को सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन जिंदगी एक एडवेंचर है। दोनों विपरीत चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो तुम जिंदा हो या सिर्फ सिक्योर हो। ऐसे में प्रश्न उठता है, इसका हल क्या है? क्या दिमाग को बंद कर सकते हैं? नहीं। दिमाग को बंद करने की कोशिश करोगे तो वो और जोर से चिल्लाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अभी 1 मिनट के लिए बिल्कुल मत सोचना, तो तुम देखोगे कि 1 मिनट में ही सबसे ज्यादा विचार आने लगते हैं। समाधान रोकना नहीं, समाधान देखना है। समाधान सप्रेस करना नहीं।
समाधान समझना है। पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम बस इतना करना शुरू करो कि दिन में कुछ पल ऐसे हों जहां तुम अपने दिमाग को फिल्म की तरह देखो, जैसे स्क्रीन पर थॉट्स चल रहे हैं, तुम थिएटर में बैठे हो। तुम हो सकता है 1-2 मिनट के लिए सिर्फ ये नोट करो कि मेरा दिमाग अब ये सोच रहा है, अब ये डर आ रहा है, अब मैं पुराने सीन में चला गया हूँ। इस ऑब्जर्विंग से ही ओवर थिंकिंग की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम गुलाम नहीं रहे, तुम विटनेस बन रहे हो। दूसरा स्टेप है बॉडी को इंक्लूड करना। ओवर थिंकर हमेशा सिर्फ सिर के ऊपर जीता है, उसे अपने पैर का एहसास ही नहीं होता। उसे नहीं पता उसकी सांस कैसी चल रही है, उसके कंधे कितने तनाव में हैं। जब तुम सिर से नीचे उतरते हो तो ओवर थिंकिंग कम होने लगती है। तुम सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे हर 2 घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांस पे ध्यान देना, सिर्फ महसूस करना कि हवा कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। तुम उसे बदलने की कोशिश भी मत करो, सिर्फ महसूस करो। इतना भी करोगे तो तेरा दिमाग थोड़ा सा रेस्ट लेगा। तीसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। तुम अपने दिमाग से लड़ते हो, इसलिए वो और स्ट्रांग हो जाता है। तुम कहते हो मुझे नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, और दिमाग कहता है ये ले दो और एक्स्ट्रा नेगेटिव थॉट। इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस क्रिएट्स परसिस्टेंस। जब थॉट आए तुम उसे गुड या बैड मत बोलो, बस कहो ठीक है, तू आ गया है, मैं तुझे देख रहा हूँ, थोड़ी देर में तू चला जाएगा। दोस्तों, कोई भी थॉट परमानेंट नहीं है अगर तुम उससे चिपक कर नहीं बैठे रहोगे। ओशो कहते हैं कि दिमाग का धोखा यह है कि वो तुम्हें बिलीव करा देता है कि तुम ही दिमाग हो। तुम कहते हो मैं सैड हूँ, असल में सैड थॉट आ रहा है। तुम कहते हो मैं गुस्से में हूँ, असल में गुस्से का एक क्लाउड तुम्हारे आसपास घूम रहा है। अगर तुम इतना सा डिफरेंस समझ लो कि मैं थॉट नहीं हूँ, मैं विटनेस हूँ, तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, और हैबिट को चेंज करने का सीधा सा रूट है छोटी छोटी कॉन्शियस प्रैक्टिस। हर दिन अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन में या एक गाइडेड मेडिटेशन सुनकर तेरा सारा ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगा, तो ये भी ओवरथिंकिंग का ही एक प्रोजेक्ट है। तुम बस ये मानो कि मैं हर दिन थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हो सकता हूँ, बस इसी से शुरुआत है। दिलचस्प बात यह है कि जब तेरा ओवरथिंकिंग कम होता है तो तेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, तेरी इंट्यूशन जागने लगती है, क्योंकि अब उन दोनों के पास स्पेस है। पहले सब स्पेस थॉट्स ने घेर रखा था। जब दिमाग थोड़ा साइड हो जाता है तो दिल की आवाज़ सुनाई देती है, फिर डिसीजन भी नेचुरल होते हैं, जिंदगी में क्लैरिटी आती है। इस पहले पार्ट का सार सिर्फ इतना है कि ओवरथिंकिंग कोई तुम पर किसी ने थोपा नहीं, ये तेरी प्रैक्टिस है जो तूने सालों से करीब करीब कंपल्सिवली की है। अब तुझे एक नई प्रैक्टिस शुरू करनी है, जागरूकता की, बॉडी अवेयरनेस की, सिंपल ब्रीदिंग की। ये कोई मुश्किल साइंस नहीं, ये तेरा नेचुरल स्टेट है। तू जैसा बचपन में था वैसे ही नॉर्मल स्टेट में वापस आना है। अगले पार्ट्स में हम देखेंगे कि दर्द और पास्ट ट्रॉमा का ओवरथिंकिंग से क्या रिश्ता है, कैसे तुम्हारे अनुभव तुम्हारी रातों की नींद को चुरा लेते हैं, कैसे माइंडफुलनेस को हर रोज के छोटे काम में यूज कर सकते हो, और कैसे ध्यान एक ऐसे डायमेंशन का दरवाज़ा खोलता है जहां सोच अपने आप शांत हो जाती है बिना किसी ज़बरदस्ती के। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि ओवरथिंकिंग दिमाग का धोखा है। अब दूसरा बड़ा सवाल, ये दिमाग बार बार वही पुरानी बातें ही क्यों चबाता रहता है? वो रिजेक्शन जो साल भर पहले हुआ था, वो बेइज्जती जो कॉलेज के दिनों में हुई, वो ब्रेकअप जिसका दर्द अभी भी ताज़ा है, माँ पिता का वो गुस्सा, बॉस का वो अपमान, ये सब हजारों बार रिप्ले क्यों होते रहते हैं? क्यों दिमाग को नई कहानियां नहीं बनानी चाहिए? क्यों पुरानी चोटें बार बार कुरेदता है? इसका सीधा जवाब है, दर्द में एक अजीब सा नशा है। समाज तुम्हें बताता है कि दर्द बुरा है, खुशी अच्छी है, लेकिन सच ये है कि दर्द तुम्हें ज़्यादा रियल फील करवाता है। खुशी हल्की लगती है, दर्द भारी लगता है हाँ, ये तो मेरा असली अनुभव था। खुशी को तुम इजीली भूल जाते हो, दर्द को पकड़े रहते हो। दिमाग कहता है ये दर्द मेरी पहचान है, अगर मैं इसे भूल गया तो मैं कौन रहूंगा। दूसरी बात, दर्द कंट्रोल का भ्रम देता है। जब कोई नया अनुभव होता है तो उसका कोई प्रेडिक्ट नहीं होता, लेकिन पुराना दर्द फैमिलियर होता है। तुम जानते हो ये दर्द कैसा आता है, कैसे खत्म होता है, कैसे फिर शुरू होता है। ये एक नॉन डेविल है, अज्ञात से बेहतर। इसलिए दिमाग बार बार फैमिलियर दर्द को छेड़ करता रहता है। जैसे कोई पुरानी चॉकलेट बार बार चाटते रहो, भले स्वाद ना आए लेकिन फैमिलियर है, सुरक्षित लगता है। तीसरा कारण है अनफिनिश्ड बिजनेस। कई घटनाएं ऐसी होती है जहां तुम्हें लगता है कुछ तो करना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था, कुछ बदला लेना चाहिए था, या कोई सही जवाब देना चाहिए था। ये अनफिनिश्ड इमोशन दिमाग में लटक जाता है,
जैसे कोई आधी अधूरी फाइल, दिमाग उसे बार बार खोजता है, पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा ही नहीं होता, इसलिए चक्र चलता रहता है। ओशो कहते हैं ट्रॉमा का मतलब पास को प्रेजेंट में घसीटना है। तुम्हारा बचपन का कोई अपमान अभी भी तुम्हारे कंधों पर सवार है। तुम्हारी कोई पुरानी असफलता अभी भी तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रही है। ट्रॉमा कोई पास्ट इवेंट नहीं, ट्रॉमा वो है जो अभी भी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सबसे बड़ा ट्रॉमा है रिजेक्शन। बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ वरना रिजेक्ट हो जाओगे, अच्छी जॉब करो वरना रिजेक्ट, अच्छे कपड़े पहनो वरना रिजेक्ट, अच्छा व्यवहार करो वरना रिजेक्ट। पूरा समाज तुम्हें कंडीशनल लव सिखाता है, लव के बदले परफॉर्मेंस। इसलिए हर रिजेक्शन पुराना घाव खोल देता है। दिमाग चिल्लाता है, देखा मैंने कहा था तू वर्दी नहीं है। महिलाओं में ये और गहरा होता है। समाज कहता है सुंदर बनो, पतली बनो, गोरी बनो, शादी के लायक बनो। हर रिजेक्शन उनके कोर सेल्फ स्टीम को हिट करता है। पुरुषों में कंपटीशन का ट्रॉमा, सबसे आगे रहो, सबसे अमीर बनो, सबसे पावरफुल बनो। हर हार पुरानी असुरक्षा को जगा देती है। लेकिन सबसे गहरा ट्रॉमा है पेरेंटल कंडीशनिंग। माँ बाप ने जो एक्सपेक्ट किया था, जो तुमसे कहा था, जो तुमसे बनने को कहा था, वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस में गूंजता रहता है। तू डॉक्टर बनना था, तू इंजीनियर बनना था, तू सेटल होना था, तू अच्छा इंसान बनना था। ये इंटरनल वॉइसेस तुम्हारे दिमाग में तोशबे शुरू सतह चलती रहती है, और हर नया एक्सपीरियंस इन वॉइसेस से जज होता है। अब सवाल है, पहला नियम है, ये पुरानी स्टोरीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत बनाओ। तुम कहते हो मेरी लाइफ खराब है क्योंकि बचपन में ये हुआ, लेकिन करोड़ों लोग हैं जिनका बचपन और भी खराब था, वो भी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। प्रॉब्लम तुम्हारी इंटरप्रिटेशन में है। तुमने उस इवेंट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। दूसरा तरीका है रिलीविंग के बजाय विटनेसिंग करना। जब पुराना दर्द उठे, मत भागो, बस देखो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, पूछो ये दर्द कहाँ है? छाती में है, पेट में है, कंधों में है, ठीक है, उसी जगह हाथ रखो, सांस लेते रहो, दर्द को रेजिस्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। दर्द एक एनर्जी क्लाउड है, ऑब्जर्वेशन से डिस्पर्सिव हो जाता है। तीसरा तरीका है रिफ्रेमिंग। हर ट्रॉमेटिक मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, फैक्ट और स्टोरी। फैक्ट यही है कि कुछ हुआ था, स्टोरी यही है कि इसका मतलब ये हुआ। मैं वर्थलेस हूँ, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मैं अनलवेबल हूँ। ये स्टोरी तुम्हारा दिमाग बार बार रिपीट करता है। फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो, स्टोरी को चैलेंज करो, पूछो क्या ये 100% सच है, क्या इसके विपरीत भी प्रूफ है। चौथा तरीका है बॉडी डिस्चार्ज। ट्रॉमा सिर्फ मेंटल मेमोरी नहीं, वो बॉडी में स्टोर होता है। कंधे टाइट हो जाते हैं, छाती भारी हो जाती है, पेट में गांठ बन जाती है। रोज 10 मिनट बॉडी स्कैन करो, पैरों से शुरू करो, महसूस करो, टाइट मसल्स ढूंढो, सांस भेजो, हल्के से मसाज करो। बॉडी ट्रॉमा रिलीज करती है, दिमाग अकेले नहीं कर पाता। पांचवा तरीका है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। जिसने भी तुम्हें हर्ट किया उसका दोष मत ढूंढो, अपना दर्द मत दोहराओ, बस कहो मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं था तुम क्या कर रहे थे, तुम अपने दर्द के गुलाम थे। मैं अपने दर्द का गुलाम होना बंद कर रहा हूँ। फॉरगिवनेस तुम्हें फ्री करता है, दूसरे को नहीं। छठा तरीका है एम्प्टी चेयर टेक्निक। एक कुर्सी रखो, कल्पना करो सामने वो व्यक्ति बैठा है जिसने हुट किया। जो कहना था वो बोल दो, गुस्सा निकालो, आंसू बहाओ, सबका हटा लो, फिर उठो, कुर्सी को एम्प्टी देखो, कहो ये सब मेरा प्रोजेक्शन था, अब मैं फ्री हूँ। ये गेस्टाल्ट थेरेपी का पावरफुल टूल है। सातवां तरीका है ग्रैटिट्यूड शिफ्ट। जब ट्रॉमा मेमोरी आए तुरंत 3 चीजें सोचो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। आज का अच्छा खाना, दोस्त का मैसेज, सुंदर सूर्यास्त। धीरे धीरे ब्रेन रिवायरिंग होता है, ट्रॉमा पाथवेज कमजोर पड़ते हैं, ग्रैटिट्यूड पाथवे स्ट्रांग होते हैं। आठवां तरीका है नेचुरल एक्सपोजर। ट्रॉमा इंडोर डिसीज है, बाहर जाओ, नदी देखो, पेड़ छुओ, हवा सांस लो। प्रकृति ट्रॉमा को डिसॉल्व करती है क्योंकि प्रकृति में कोई जजमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ बीइंग है। नौवां तरीका है राइटिंग इट आउट। एक नोटबुक लो, हर ट्रॉमा मेमोरी लिखो, फैक्ट लिखो, फीलिंग्स लिखो। उस समय क्या सोचा था, अब क्या सोचते हो। लिखने से मेंटल क्लटर साफ होता है, दिमाग को लगता है वर्क डन, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं। 10वां तरीका है लाफ्टर। ट्रॉमा सीरियस एनर्जी है, हंसी लाइट एनर्जी। जब पुराना दर्द उठे कोई कॉमेडी देखो, दोस्तों के साथ हंसो, जबरदस्ती हंसो। हंसी ट्रॉमा को ब्रेक करती है, बॉडी केमिस्ट्री बदल जाती है। लेकिन सबसे पावरफुल तरीका है प्रेजेंस। जब ट्रॉमा मेमोरी आए न ब्रीथ अवेयरनेस पर आ जाओ, सांस लेते रहो, सांस गिनो, ये से 10 तक, फिर दोबारा। सांस ही अंकुर है जो तुम्हें प्रेजेंट में खींच लाती है, पास्ट से डिस्कनेक्ट कर देती है। दोस्तों,
ट्रॉमा कोई लाइफ सेंटेंस नहीं, ये एक ओल्ड मूवी है जो तुम्हारे दिमाग का प्रोजेक्टर बार बार प्ले कर रहा है। तुम प्रोजेक्टर हो, स्क्रीन नहीं। स्विच ऑफ करने का बटन तुम्हारे पास है। ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस। अगले पार्ट में हम देखेंगे माइंडफुलनेस को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है, कैसे खाना खाते समय, जलते समय, बात करते समय, हर काम प्रेजेंस के साथ करना है ताकि दिमाग को नई हैबिट मिले, पुरानी हैबिट ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ जाए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ओवर थिंकिंग क्या है और कैसे पुराना दर्द, हमारा अतीत और ट्रॉमा दिमाग को जकड़े रखते हैं। अब तीसरा कदम सबसे ज़रूरी है, माइंडफुलनेस, यानी इस पल में जीना। सुनने में यह बहुत सरल लगता है लेकिन करने में सबसे मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी पूरी आदत उल्टी दिशा में है। या तो तुम कल पास्ट में हो या आने वाले कल फ्यूचर में। बस आज को कोई नहीं जीता। माइंडफुलनेस का सीधा मतलब है जो हो रहा है उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ सुनो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में होता क्या है? खाना खाते हुए मोबाइल, चलते हुए हेडफोन, बात करते हुए दिमाग कहीं और, शरीर एक जगह, दिमाग दूसरी जगह, दिल तीसरी जगह, और फिर तुम हैरान होते हो कि शांति क्यों नहीं मिलती। ओवर थिंकिंग की जड़ यही है, दिमाग का हमेशा कहीं और होना। माइंडफुलनेस इसका उल्टा कर देती है। दिमाग को यह सीख मिलती है कि अभी ही काफ़ी है, इस पल में जो है वही जीवन है। न पिछली सांस वापस आ सकती है, न अगली सांस की कोई गारंटी है। जो तुम्हारे पास सच में है वो बस ये एक सांस है जो अभी चल रही है। ध्यान से देखो, जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो तुम दो ताकतों से जूझ रहे होते हो, पछतावा और डर। पछतावा कहता है ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। डर कहता है कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला रह गया तो। माइंडफुलनेस इन दोनों को काट देती है, क्योंकि ये तुम्हें वहीं ले आती है जहां ना पछतावा है ना डर, सिर्फ अभी है। अब सवाल व्यवहारिक, प्रैक्टिकल है। माइंडफुलनेस को जिंदगी में कैसे उतारे? ये कोई बड़ी रहस्यमय तकनीक नहीं, छोटे छोटे कदम हैं। पहला अभ्यास, सांसों का ध्यान, माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में कई बार बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ और अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस को बदलना नहीं, कंट्रोल करना नहीं, बस महसूस करना है। हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, फेफड़ों तक पहुंच रही है, सीना हल्का उठ रहा है, फिर हवा वापस बाहर आ रही है, सीना ढीला पड़ रहा है। शुरू में दिमाग भागेगा, ये तो बोरिंग है, चलो मोबाइल देख लेते हैं। तुम बस आराम से जेंटली वापस सांस पर आ जाओ। ये वापस आना ही माइंडफुलनेस की असली कसरत, मसल है। दूसरा अभ्यास, भोजन का ध्यान, माइंडफुल ईटिंग। रोज कम से कम एक बार मोबाइल के बिना, टीवी के बिना, सिर्फ भोजन के साथ बैठो। प्लेट को देखो, खाने को सूंघो, पहला निवाला धीरे से मुंह में डालो, स्वाद पर ध्यान दो, चबाने की आवाज़ और मुंह की हरकतों को महसूस करो। तुम पाओगे कि वही साधारण रोटी सब्जी भी एक ध्यान, मेडिटेशन बन सकती है अगर तुम उसमें पूरी तरह शामिल हो। ओवर थिंकिंग वाला दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि स्वाद में भी डूबा जा सकता है, सिर्फ विचारों में नहीं। तीसरा अभ्यास, चलने का ध्यान, माइंडफुल वॉकिंग। जब भी अकेले चल रहे हो जरा अपने कदमों पर ध्यान देना शुरू करो। एड़ी ज़मीन पर कैसे लगती है, वजन कैसे पैर के आगे की तरफ जाता है, घुटना कैसे मुड़ता है, शरीर का संतुलन कैसे बदलता है। अगर चाहो तो सांस और कदम को एक हल्की सी लय दे दो। 2 कदम अंदर की सांस, 2 कदम बाहर की सांस। ये कोई फौजी मार्च नहीं, बस हल्की जागरूकता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि चलना भी दिमाग को शांत कर सकता है, बशर्ते तुम मोबाइल में घुसे ना रहो। चौथा अभ्यास, सुनने का ध्यान, माइंडफुल लिसनिंग। आमतौर पर जब कोई बोल रहा होता है तुम सुन नहीं रहे होते, तुम अपने मन में जवाब बना रहे होते हो। वो बात पूरी करने से पहले ही तुमने भीतर उसकी निंदा भी कर दी, उसका मतलब भी निकाल लिया और अगला संवाद भी तैयार कर लिया। माइंडफुल लिसनिंग का मतलब है सिर्फ सुनना, शब्दों के पीछे की भावना को महसूस करना, उसकी आंखों में देखना, उसके चेहरे के भाव देखना। बीच में न कूदना, न सलाह देना, न जज करना, सिर्फ उपस्थित रहना। ये इतना गहरा घाव भरने वाला हीलिंग होता है कि सामने वाला भी हल्का महसूस करता है और तुम्हारा दिमाग भी शांत हो जाता है। पांचवा अभ्यास, एक समय में एक काम, सिंगल टास्किंग। तुम मल्टीटास्किंग को उपलब्धि मानते हो,
लेकिन सच ये है कि दिमाग लगातार संदर्भ बदल बदल कर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थक रहा है और तुम्हें महसूस होता है कि मैं बहुत सोच रहा हूँ। एक सरल निर्णय लो, कुछ समय के लिए सिर्फ एक काम। अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो सिर्फ लिखो, बीच में सोशल मीडिया नहीं। अगर वीडियो एडिट कर रहे हो तो बस वही, बीच में फोन चेक करने की तलब उठे उसे देखो, नोटिस करो, मुस्कुराओ और वापस काम पर आ जाओ। ये भी माइंडफुलनेस है। छठा अभ्यास, सूक्ष्म जागरूकता, माइक्रो अवेयरनेस। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही कहा था कि स्क्रिप्ट में पाउज जैसे शब्द नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ जो रुकना है वो भीतर की जागरूकता है। मतलब ये कि कुछ सेकंड के लिए भीतर देखना सीखो, बिना बाहर ऐलान किए। कोई भी काम कर रहे हो, बीच बीच में बस 2-3 सांसें जागरूकता के साथ लो। सातवां अभ्यास, शरीर का ध्यान, बॉडी स्कैन। रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो, ध्यान पैरों पर लाओ, महसूस करो पैर भारी है या हल्के। फिर घुटनों पर जाओ, जांघों पर, पेट पर, छाती पर, कंधों पर, गर्दन पर, चेहरे पर। कहीं तनाव हो तो वहां सांस भेजो, कल्पना करो कि सांस उस जगह को रिलैक्स कर रही है। ये शारीरिक जागरूकता दिमाग को नीचे खींचती है, सिर के शोर से शरीर के अनुभव में लाती है, जिससे ओवरथिंकिंग अपने आप कम होती है। अब एक जरूरी बात, माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि सोच बिल्कुल खत्म हो जाए, विचार आएंगे। काम भी करना है, योजना प्लानिंग भी बनानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम सोच को एक औजार, टूल की तरह इस्तेमाल करोगे, अपनी पहचान की तरह नहीं। पहले तुम सोच के गुलाम थे, अब सोच तुम्हारी नौकर होगी। जब जरूरत हो तब बुलाओगे, काम खत्म तो जाने दो। तुम देखोगे, जब तुम सच में वर्तमान प्रेजेंट में होते हो तो उसी पल स्पष्टता भी ज्यादा होती है। मान लो तुम किसी बिजनेस फैसले पर बार बार सोचते रहते हो, करूं या ना करूं। अगर तुम 5-10 मिनट सिर्फ सांस के साथ बैठ जाओ, दिमाग को थोड़ी जगह दो, तो अक्सर उत्तर अपने आप उभरता है, बिना ज्यादा दिमाग खपाए। ये अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन है, और अंतर्ज्ञान उसी क्षेत्र में काम करता है जहां दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हुआ हो। माइंडफुलनेस को हल्का मत समझना कि बस धीरे चलो वाला ज्ञान है। ये वास्तव में एक क्रांतिकारी काम, रेबेलियस एक्ट है। पूरी दुनिया तुम्हें धक्का दे रही है कि तेज बनो, हर पल व्यस्त रहो, हर सेकंड कुछ करते रहो। माइंडफुलनेस कहती है धीरे चल, गहराई से चल, जाग कर चल। और जब तुम ऐसा करते हो तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे फैसले सब बदलने लगते हैं। शुरुआत में तुम्हें बोरियत होगी, खालीपन लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के फिल्म देख रहे हो। लेकिन ध्यान से देखना, यही खालीपन ही सच्चा विश्राम है जिसे तुम सालों से मिस कर रहे थे। ओवर थिंकिंग ने तुम्हारी जिंदगी को इतना भर दिया है कि अब खालीपन से भी डर लगता है। माइंडफुलनेस तुम्हें धीरे धीरे खालीपन से दोस्ती करना सिखाती है। एक व्यवहारिक टिप, प्रैक्टिकल टिप, एक छोटा सा नियम, रिचुअल बना लो। जैसे सुबह उठते ही फोन नहीं उठाना, पहले 5 मिनट सांस के साथ बैठना, या रात को सोने से पहले 5 मिनट बॉडी स्कैन, या खाने का पहला निवाला हमेशा ध्यानपूर्वक खाना। ये छोटे लंगर एंकर्स पूरे दिन की गुणवत्ता बदल देते हैं। ओवर थिंकिंग का स्तर वही रहेगा या नहीं, ये इन छोटे नियमों से तय होता है, मोटिवेशनल वीडियो से नहीं। और याद रखो, माइंडफुलनेस का कोई परिणाम, रिजल्ट नहीं है जिसे तुम माप सको कि आज 30% ज़्यादा माइंडफुल, कल 60%। ये कोई परीक्षा नहीं है। कभी दिन अच्छा होगा, जागरूकता मजबूत होगी, कभी दिमाग फिर से जंगल बन जाएगा। दोनों दिन ठीक है, सिर्फ एक चीज जरूरी है, तुम बार बार वापस आ सकते हो। हर बार जब तुम वापस आते हो, तुम्हारी अंदरूनी ताकत थोड़ी और मजबूत हो जाती है। इस तीसरे भाग का सार ये है, ओवर थिंकिंग को सीधे मारना संभव नहीं, लेकिन वर्तमान के छोटे छोटे पल, माइक्रो मोमेंट्स बनाकर तुम उसकी जड़ काट सकते हो। जितनी बार तुम वास्तव में इस पल को महसूस करते हो, उतनी बार दिमाग का शोर थोड़ा कमजोर पड़ता है। दोस्तों, अब चौथा कदम आ गया, सबसे जरूरी। माइंडफुलनेस ने तुम्हें अभी जीना सिखाया, अब ध्यान तुम्हें उस मौन तक ले जाएगा जहां ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म हो जाती है। ध्यान कोई मंत्र जाप नहीं, कोई आंखें बंद करके समाधि का नाटक नहीं। ध्यान का मतलब है जागरूकता को इतना तेज करना कि दिमाग के सारे शोर के बीच भी
तुम शांत साक्षी बने रहो। सबसे पहला प्रयोग डायनामिक मेडिटेशन, ये ओशो का सबसे पावरफुल तरीका है। आंखें बंद कर लो। पहले 10 मिनट सिर्फ क्रेजी होना है। चिल्लाओ, कूदो, हाथ पैर लहराओ, बॉडी को पूरी आजादी दो। कोई शर्म नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, बस पागल बन जाओ। दूसरी 10 मिनट कठोर सांस, नाक से जोर जोर से सांस लो, फेफड़े हिलाओ, पेट हिलाओ। तीसरी 10 मिनट हल्के से उछलते हुए हु बोलो, ऊर्जा नीचे से ऊपर आती रहे। चौथी 10 मिनट चुपचाप साक्षी बनो। पांचवी 10 मिनट बस नित्य। ये क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग दिमाग में ऊर्जा जमा कर देती है। वो ऊर्जा कहीं तो जाएगी, या तो तुम्हें अंदर से खाएगी या बाहर फटेगी। डायनामिक मेडिटेशन उस पेंडुलम को ब्रेक कर देती है। पहले एनर्जी को बाहर फेंको, फिर शांत बैठो। दिमाग को कोई फूल ही नहीं मिलेगा सोचने का। दूसरा प्रयोग बॉडी स्कैन मेडिटेशन। लेट जाओ, पैर के अंगूठे से शुरू करो। महसूस करो, गर्म है, ठंडे हैं, भारी है, हल्के हैं, टेंशन है या रिलैक्सेशन। धीरे धीरे ऊपर आते जाओ। घुटने, जांघें, कूल्हे, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, चेहरा। जबरदस्ती रिलैक्स करने की कोशिश मत करो, सिर्फ नोटिस करो। ओवर थिंकिंग हमेशा हेड सेंटर होती है, बॉडी को भूल जाते हो। बॉडी स्कैन तुम्हें ग्राउंड करती है, सिर के क्लाउड से पैरों की सॉलिड जमीन पर लाती है। रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट ये करो। नींद भी गहरी आएगी, सुबह ताजगी आएगी। तीसरा प्रयोग वॉकिंग मेडिटेशन। बाहर निकलो, धीरे चलो, हर स्टेप पर अवेयरनेस। बायां पैर उठा, जमीन पर रखा, दायां पैर उठा, जमीन पर रखा। सांस के साथ सिंक करो। अगर मन भटके तो नोटिस करके वापस स्टेप पर। 20 मिनट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिटिंग मेडिटेशन में बोर हो जाते हैं। चलते हुए भी जागरूकता आ सकती है। चौथा प्रयोग ओशो का नो माइंड मेडिटेशन। पहले 30 मिनट की बरिश, बकवास बोलो, कोई भी भाषा नहीं। ला ला ला, शा शा शा, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल सब मिक्स। मुंह खोलो, आवाज निकालो, कुछ भी मीनिंग वाला मत बोलो। ब्रेन का लॉजिकल पार्ट थक जाएगा। फिर 15 मिनट मौन, बस बैठो। आखिरी 15 मिनट सेलिब्रेशन डांस। ये क्यों पावरफुल है? क्योंकि हमारी सारी सोच लैंग्वेज बेस्ड है। जब लैंग्वेज कोलैप्स हो जाती है तो थिंकिंग भी कोलैप्स हो जाती है। ब्रेन को लगता है ये तो बकवास है, अब रेस्ट कर लो। और जब रेस्ट मोड आता है तो नेचुरल साइलेंस उभर आती है। पांचवा प्रयोग कैथारसिस। जब पुराना गुस्सा उठे, पुराना दर्द उठे, मत दबाओ तकिए और मुक्के मारो, चिल्लाओ, रो लो। बॉडी को परमिशन दो कि जो जमा है वो बाहर आए। सभ्यता ने हमें सिखाया है इमोशंस को सप्रेस करना, लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस ही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। पहले बाहर निकालो, फिर शांत बैठोगे तो क्लैरिटी आएगी। छठा प्रयोग डिवावानी। ये रार टेक्निक है। आंखें बंद करो, कोई इमेजिनरी डिवाइन लैंग्वेज बोलो, स्वर निकालो, कोई मीनिंग मत दो, बस स्वरों का प्रवाह। 30 मिनट। ऐसा लगेगा जैसे कोई ऊंचा लेवल की भाषा बोल रहे हो। ये राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक को रेस्ट देता है। सातवां प्रयोग हार्ट मेडिटेशन। छाती पर हाथ रखो, सांस लेते रहो, दिल की धड़कन महसूस करो, हल्के से मुस्कुराओ। कोई भी थॉट आए उसकी तरफ ध्यान मत दो, बस हार्ट के विब्रेशन पर रहो। 15 मिनट। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। हार्ट की फ्रीक्वेंसी दिमाग को ऑटोमेटिकली काम कर देती है। आठवां प्रयोग सिंपल वॉचर। कुर्सी पर बैठो, आंखें खुली या बंद, सिर्फ देखो, ना सांस, ना बॉडी, ना विचार। बस देखो कि कुछ भी हो रहा है। विचार आए, आवाजें आए, सेंसेशंस आए, तुम कुछ भी मत करो, बस साक्षी। पहले 5 मिनट में बेचैनी होगी, 10 मिनट बाद गाप आने लगेगा, 15 मिनट बाद शांति। यही पूर्ण अवेयरनेस है। 9वां प्रयोग एक्टिव पैसिव बैलेंस। सुबह 1 घंटा इंटेंस मेडिटेशन, डायनामिक नो माइंड। शाम को 20 मिनट साइलेंट सिटिंग। दिन में 3 बार 1 मिनट ब्रीदिंग ब्रेक्स। ये बैलेंस बनाता है। सिर्फ सिटिंग से दिमाग बागी हो जाता है, सिर्फ एक्टिव से बेचैनी, दोनों मिलकर परफेक्ट। 10वां प्रयोग नेचर मेडिटेशन। पेड़ के नीचे बैठो, पत्तियों को हवा में हिलते देखो, पक्षियों को सुनो, बादलों को बहते देखो। प्रकृति का रिदम तुम्हारा दिमाग सिंक कर लेगा। शहर का शोर आर्टिफिशियल है, प्रकृति का साइलेंस नेचुरल। अब इम्पोर्टेंट वार्निंग, शुरुआत में ध्यान सिटिंग आसान नहीं लगेगा, मन भटकेगा, बोरियत होगी, नींद आएगी। ये सब नॉर्मल है, मत छोड़ना। ये रेजिस्टेंस है। एक्सपर्शन दिन करो, दिन 10 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। दूसरी बात, मेडिटेशन के बाद क्लैरिटी आएगी, कंफ्यूजन कम होगा। लेकिन ये क्लैरिटी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, क्योंकि अब तुम झूठे बिलीफ्स को देख सकोगे, फेक रिलेशनशिप्स को देख सकोगे। ये डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का साइन है, भागना मत।
तीसरी बात, मेडिटेशन एक स्किल है। मसल मेमोरी बनती है, जितना प्रैक्टिस उतना नेचुरल। जैसे साइकिल चलाना सीखा था, पहले गिरते थे, अब ऑटोमेटिक, वैसे ही मेडिटेशन भी। चौथी बात, मेडिटेशन का मतलब एस्केप नहीं, जिम्मेदारियां छोड़ना नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से निभाना, क्लियर माइंड से डिसीजंस लेना, रिलैक्स से काम करना। पांचवी बात, ग्रुप मेडिटेशन पावरफुल होती है, लेकिन अकेले भी परफेक्ट। घर में ही करो, कोई फैंसी सेटअप नहीं चाहिए, बस कमिटमेंट। रोज़मर्रा के माइक्रो प्रैक्टिसेस भी उतना ही ज़रूरी। हर 2 घंटे में 1 मिनट सांस, खाना खाते समय मोबाइल बंद, चलते समय स्टेप अवेयरनेस, बात करते समय आई कांटेक्ट। ये सब माइक्रो मेडिटेशंस है। दिन भर अवेयरनेस का जाल बुनते हैं, ध्यान से बॉडी का कनेक्शन बनता है। ओवर थिंकिंग हेड ओनली डिसीज है, ध्यान तुम्हें होल बॉडी बीइंग बनाता है। सांस, हृदय, पैर, हाथ सबको इंक्लूड करता है। दिमाग अकेला कमजोर पड़ जाता है। 1 महीने बाद तुम देखोगे कि ट्रिगर्स कम हो गए। पहले छोटी बात पर घंटों सोचते थे, अब 5 मिनट में निकल जाता है। मेंटल चैटर बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। ध्यान का सबसे बड़ा फायदा डिसीजन मेकिंग शक्ति। पहले कंफ्यूजन था, अब इंट्यूशन, पहले एनालिसिस पैरालिसिस, अब नेचुरल चॉइस। क्यों? क्योंकि साइलेंस में सही उत्तर अपने आप उभर आते हैं। दोस्तों, ये चौथा पार्ट तुम्हें टूल्स दे गया, अब प्रैक्टिस का टाइम है। रोज एक एक्सपेरिमेंट चुनो, डायनामिक करो, बॉडी स्कैन करो, वॉकिंग करो, एक ही करो, एक ही बदला। दोस्तों, अब आखिरी पड़ाव आ गया। पहले 4 भागों में हमने ओवर थिंकिंग को समझा, उसके जड़ों को खोदा, माइंडफुलनेस सिखाया, ध्यान के हथियार दिए। अब सबसे बड़ा रहस्य खोलना है, जागृति। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक समस्या नहीं, ये एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि तुम सोए हुए हो। जागृति का मतलब है सोने से जागना, दिमाग के शोर से मौन तक पहुंचना, विचारों के जाल से शुद्ध चेतना तक। ओवर थिंकिंग तब तक रहेगा जब तक तुम सोच को अपनी पहचान मानते रहोगे। तुम कहते हो मैं चिंता करता हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, मैं उदास हूँ। ये सब गलत है। सही वाक्य है, चिंता का विचार आ रहा है, गुस्से का बादल घूम रहा है, उदासी का ढेर बैठा है। तुम कोई भी विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो, दृष्टा हो, अवेयरनेस हो। ये समझना ही जागृति की पहली सीढ़ी है। जागृति कोई इवेंट नहीं, कोई समाधि का एक्सप्लोशन नहीं। जागृति एक शिफ्ट है। जैसे अचानक समझ आ जाए कि मैं स्क्रीन पर मूवी देख रहा हूँ, मूवी का कैरेक्टर नहीं। पहले तुम कैरेक्टर के दुख सुख में डूबे रहते थे, जागृति में तुम प्रोजेक्टर बन जाते हो। मूवी चलती रहती है, तुम हंसते हो, रोते हो, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं करते। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि ये तुमने बुझी रखता है। लगता है मैं सोच रहा हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन असल में ये बुझिवक है। जैसे स्क्विरल गोल गोल व्हील में दौड़ता रहता है, कहीं नहीं पहुँचता। जागृति में तुम व्हील से उतर जाते हो, अब दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं, तुम पहले से ही घर पहुँच चुके हो। जागृति के 5 चिन्ह हैं। पहला, तुम्हें पता चलने लगेगा कि तुम कब सोचने लगे। पहले सोचना ऑटोमेटिक था, अब गाप बनेगा, सोच शुरू कैच, वापस अवेयरनेस में। दूसरा, थॉट्स कमज़ोर पड़ने लगेंगे। पहले सुनामी आते थे, अब छोटी छोटी वेव्स। तीसरा, शांति बनी रहेगी। पहले शांति क्षणिक थी, अब बैकग्राउंड में बनी रहेगी। चौथा, डिसीजन सहज हो जाएंगे। पहले कन्फ्यूजन, अब नेचुरल फ्लो। पांचवा, दुनिया नई लगने लगेगी, वही पेड़, वही चेहरा, लेकिन नई ताजगी, जैसे पहली बार देख रहे हो। अब जागृति के लिए 3 अल्टीमेट प्रैक्टिसेस। पहला हूँ इंक्वायरी। जब भी सोच का स्टॉर्म आए, एक सवाल पूछो, ये सोच कौन कर रहा है, कौन परेशान हो रहा है, कौन देख रहा है। बार बार पूछो, जवाब मत ढूंढो, सवाल दोहराओ। धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे उस साइलेंस तक जहां कोई आई नहीं, सिर्फ पूर प्रेजेंस। दूसरा, नॉन डूइंग। एक दिन चुनो, सिर्फ 1 घंटा कुछ मत करना, ना सोचना, ना मेडिटेट करना, ना सांस गिनना, बस बैठो, कुछ भी हो रहा हो देखो। ये बोर्डम का एक्सट्रीम टेस्ट है। ओवर थिंकिंग कहेगी कुछ तो करो, तुम कहना नहीं बस बैठूंगा। ये सरेंडर है, कंट्रोल के इल्यूजन को तोड़ता है। तीसरा, मिरर गेज। रोज सुबह शीशे में देखो, पूछो कौन है ये, नाम बोलो, रिलेशनशिप बोलो, प्रोफेशन बोलो, फिर कहो ये सब लाबल्स हैं, असली में कौन। आंखों में झांको, शून्य तक पहुंचो। ये डेली रिमाइंडर है कि तुम बॉडी नहीं, माइंड नहीं, तुम अवेयरनेस हो। जागृति के बाद जीवन कैसा बदलता है। पहला, रिलेशनशिप्स। पहले तुम एक्सपेक्ट करते थे, अब सिर्फ प्रेम करते हो। कोई बदलेगा तो स्वीकार करोगे, कोई जाएगा तो आशीर्वाद दोगे। दूसरा, काम। पहले रिजल्ट के पीछे भागते थे, अब प्रोसेस में आनंद। तीसरा, डर। पहले भविष्य का भय,
अब यही पल परफेक्ट। चौथा, क्रिएटिविटी। साइलेंस क्रिएटिविटी का सोर्स है, विचारों का जंगल नहीं। लेकिन वार्निंग, जागृति आसान नहीं। रेजिस्टेंस आएगा, पुरानी आदतें लौटेंगी, ईगो मरेगा नहीं, लड़ेगा। तब रिमेंबर करो, रेजिस्टेंस भी ऑब्जर्व करो, लड़ाई मत लड़ो, बस देखो। रेजिस्टेंस भी एक थॉट क्लाउड है, आएगा। दूसरा डेंजर, स्पिरिचुअल ईगो। लगेगा मैं जाग गया, ये भी ईगो है। सतर्क रहो, जागृति साइलेंट है, शो ऑफ नहीं। तीसरा, आइसोलेशन। जागृत होने पर दुनिया बोरिंग लगेगी, बकवास लगेगी, ये फाज है। धैर्य रखो, धीरे धीरे दुनिया फिर से कलरफुल हो जाएगी। लेकिन नई आंखों से। जागृति के बाद ओवर थिंकिंग का क्या होता है, वो पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन पावरलेस हो जाता है। पहले सुनामी, अब बादल। पहले तुम डूब जाते थे, अब बादल को उड़ते देखते हो। थॉट्स आते हैं, करते हैं, तुम साक्षी। एक महीने बाद चेक करो, कितनी बार पुरानी मेमोरीज रिप्ले हुई, कितनी देर तक चली। पहले घंटों, अब मिनटों। डिसीजन मेकिंग में कितना कंफ्यूजन कम हुआ। मईजो, अब मिनटों। डिसीजन मेकिंग में कितना कंफ्यूजन कम हुआ। रात की नींद कितनी गहरी हुई, बॉडी कितनी लाइट हुई। ये मेजरेबल शिफ्ट्स है। सबसे बड़ा शिफ्ट फ्रीडम। पहले तुम थॉट्स के गुलाम, अब थॉट्स तुम्हारे सेवक। पहले विक्टिम कॉन्शियसनेस, अब क्रिएटर। पहले प्रॉब्लम, अब प्ले। जीवन गेम बन जाता है, हार जीत सब मजा। अंत में एक सवाल, अगर कल तुम्हारा सारा ओवर थिंकिंग सच में खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? सोचो, वही तो तुम असल में करना चाहते हो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन था। दोस्तों, ये पूरा सफ़र यहीं खत्म होता है, लेकिन तुम्हारा सफ़र शुरू होता है ओवर थिंकिंग से जागृति तक। हर रोज़ एक छोटा प्रयोग, हर पल एक अवेयरनेस। धीरे धीरे नया मन बनेगा, नया जीवन बनेगा, नया तुम बनोगे। हर सुबह उठो, शीशे में देखो, मुस्कुराओ, कहो आज फिर जागूंगा। हर रात सोने से पहले बॉडी स्कैन, सांस के साथ सो जाओ। हर 2 घंटे मिनट ब्रीदिंग। दिन भर साक्षी। 21 दिन बाद, नस्ल बाद, नस्ल बाद, नस्ल बाद। तुम पहचान न पाओगे खुद को, वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन अंदर रेवोल्यूशन। जागृति कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये जर्नी है। हर पल नया, हर सांस नई। ओवर थिंकिंग मिटेगी, मौन बचेगा। मौन में सत्य है, मौन में प्रेम है, मौन में जीवन है।